मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस श्रृंखला में स्वागत है। और हम आपसे पहले क्षमा चाहेंगे कि कल की क्लास हम नहीं ले पाए थे। कुछ अपरिहार्य कारणों से हमने कल की क्लास नहीं ले पाई थी। तो आज हम अपनी श्रृंखला को, बायोलॉजी की श्रृंखला में आज हम सेल नामक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे की क्लास हम देखते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा था, कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका के अंग पढ़े थे हमने, कोशिका अंग पढ़ा था और कोशिका के भाग के बारे में पढ़ा था। तो आगे हम पूरे डिटेल में जानेंगे और कोशिका के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं सब डिटेल में हम आगे जानेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका के बारे में हमने कुछ टॉपिक कुछ पढ़ लिया था, पॉइंट्स। कोशिका, ठीक है। कोशिका हमने पढ़ा था, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, टिश्यू। ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से शरीर यानी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और हम पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, हमने कोशिका के भाग के बारे में पढ़ा था। कोशिका भाग, कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य। कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य। भाग, कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य। कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य। कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य। ठीक है, कोशिकीय आवरण में हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। हम आगे कोशिका भित्ति के बारे में हमने पढ़ा था। कोशिका भित्ति जो है कि 3 लेयर में पाई जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक लेयर। और प्राथमिक लेयर जो है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों से बनी होती है और द्वितीयक लेयर लिग्निन, पैक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन नामक जो है कि स्रावी पदार्थों से मिलकर बना होता है। और तृतीयक जो स्तर होता है वो सूखे जीवद्रव्य से निर्मित होता है। और कोशिका भित्ति का जो कार्य है वो कोशिका को जो है कि संरचना और आकार प्रदान करना होता है। सिर्फ पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। इसे कोशिका का जो है कि बाह्य कंकाल भी बोलते हैं या कोशिका का कंकाल तंत्र भी बोला जाता है। और कोशिका भित्ति मानो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और इसका सबसे महत्व होता है, देखिए आज हम लोग पहले लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, फिर कोशिका भित्ति, साथ में आप लोग लिखते चलिएगा। कोशिका भित्ति, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसका कार्य होता है पादप कोशिकाओं को संरचना एवं आकार प्रदान करना।
कोशिका भित्ति का कार्य पादप कोशिकाओं को संरचना एवं आकार प्रदान करना होता है। कोशिका भित्ति से फायदा ये रहता है, उसका प्रॉफिट जो होता है, उसका लाभ ये है कि पौधे जो पादप कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनीय माध्यम है, जैसे कि धूप हो रही है, बरसात है इत्यादि, जो भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तनीय माध्यम है वो इन कोशिका भित्ति के कारण जो है कि पादप जो है कि बर्दाश्त कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। इनमें सहन की क्षमता मनुष्यों से, जंतु कोशिकाओं से ज़्यादा होती है। जानवरों में देखिए संरक्षण के लिए जो है कि बाल पाए जाते हैं। मनुष्य हम कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े जो है सेलुलोज से निर्मित होते हैं, सेलुलोज से निर्मित होते हैं। कपास जो है सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप होता है। और कोशिका भित्ति का भी एक कार्य है कि वो जंतु पादप कोशिकाओं को जो है कि पादप कोशिकाओं को संरचना एवं आकार प्रदान करता है और उनको मतलब कि वातावरणीय माध्यम से, पर्यावरण के वातावरणीय माध्यम से जो है कि उनकी रक्षा करता है। विभिन्न परिवर्तनीय माध्यमों की वजह से, विभिन्न परिवर्तनीय माध्यमों से उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के 3 लेयर हमने पढ़ा था। इसके पहले वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आप वीडियो देख लीजिएगा। कोशिका भित्ति के हमने 3 लेयर पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक लेयर। जिसमें प्राथमिक लेयर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों से निर्मित तथा सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज जो है कि एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है। सेलुलोज क्या होता है? एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है जो कि पादपों को जो है कि संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, और सेलुलोज कपास का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कपास का सबसे शुद्धतम रूप होता है सेलुलोज। और इसका द्वितीयक लेयर में हमने पढ़ा था कि द्वितीयक लेयर का निर्माण लिग्निन, पैक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन नामक स्रावी पदार्थों से होता है। और तृतीय लेयर में हमने पढ़ा था कि सूखे जीव द्रव्य से इसका निर्माण होता है। जीव द्रव्य में हमारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक की बात हमने कही थी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक की बात कही थी हमने जीव द्रव्य में। आगे हम जीव द्रव्य को भी पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। तो हमारा ये हो गया कोशिका भित्ति। आप लोग लिख लीजिएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के कार्य भी लिख लीजिएगा। कोशिका भित्ति के कार्य भी लिख लीजिएगा। पौधों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के कार्य लिख लीजिएगा। कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? पादप कोशिकाएं जो है कि परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सह पाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है कोशिका भित्ति। इसका कार्य लिख लीजिएगा आप लोग। इसका कार्य कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं कड़ापन प्रदान करना होता है। कोशिकाओं को कार्य लिख लीजिएगा इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बता दिया था। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक लेयर को हम लिखवा दिया था किस किस से निर्मित होता है। कार्य लिख लीजिए आप लोग। कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं कड़ापन प्रदान करता है। कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं कड़ापन प्रदान करता है। निश्चित आकार एवं कड़ापन प्रदान करता है। कड़ापन प्रदान करता है। इसे कोशिका का बाह्य कंकाल भी बोलते हैं। इसे कोशिका का बाह्य कंकाल भी बोलते हैं। कोशिका का बाह्य कंकाल भी बोलते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। जहाँ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाह्य कंकाल कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। कार्य जो है
कोशिका भित्ति का कार्य कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं कड़ापन प्रदान करना, कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं कड़ापन प्रदान करना, और कोशिका का बाह्य कंकाल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति को कोशिका का बाह्य कंकाल भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। आगे हम इरेज करेंगे इसको। कुछ बातें हैं जिसे नोट में आप नोट कर सकते हैं। नोट में लिख लीजिए कुछ बातें। नोट में लिख लीजिए, सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। नोट में लिख लीजिए आप लोग, सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। नोट में लिख लीजिए आप लोग। नोट में सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, आगे लिख लीजिए, सेलुलोज जो है कि सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप, कपास जो है सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है, दूसरा नोट डाल के लिख लीजिए, कपास सेलुलोज का, हमारे कपड़े जो है कि कपास से बनते हैं, वस्त्र जो है कपास से बनते हैं। कपास सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप है। सब इम्पोर्टेंट है ये। एग्जाम में पूछ देगा, कपास का सबसे शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप, एग्जाम में पूछ देगा सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? कपास सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप है। पूछ देगा एग्जाम में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो क्या है? सेलुलोज है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है? सेलुलोज है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कोशिका भित्ति हमने पढ़ा, डिटेल में हमने पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, जो कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, निर्माण जो है फास्फोलिपिड से होता है, लिपिड प्रोटीन से निर्मित होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक है, हम क्या देखते हैं अब आगे? कोशिका भित्ति हमने पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका की बाह्य परत होती है
और यह जो है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का अर्थ क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के तरह कार्य करने का अर्थ क्या होता है कि यह कुछ पदार्थ जो है यह अपने अंदर से बाहर तो जाने देती है, लेकिन उन्हें बाहर से अंदर नहीं आने देती, और कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर तो आने देती है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देती। तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह जो है कि कार्य करती है। तो लिखते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। यह सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है, जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। यह क्या करती है? कार्य क्या है इसके? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है का क्या मतलब है? लिख लीजिएगा। या कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर जाने देती है लेकिन दोबारा अंदर से बाहर नहीं आने देती। लिख लीजिए पहले इसको। सबसे बाहरी परत होती है, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। लिख लीजिए, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। इरेज करेंगे हम। आगे लिख लीजिए, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, अर्थात कुछ पदार्थों को कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर जाने देती है, बाहर से अंदर जाने देती है, लेकिन दोबारा अंदर से बाहर नहीं आने देती, अंदर से बाहर नहीं आने देती है, एवं अन्य पदार्थों को अंदर से बाहर तो जाने, अंदर से बाहर जाने देती है,
बाहर से अंदर नहीं आने देती, अंदर नहीं आने देती है। और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? जो ये गुण है, इस गुण को हम बोलते हैं चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्यता या अर्ध पारगम्यता। इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को चयनात्मक पारगम्यता क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्यता। पारगम्यता, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनात्मक पारगम्यता या अर्ध पारगम्यता। अर्ध पारगम्यता, अर्ध पारगम्यता, ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली का कार्य या कोशिका झिल्ली का कार्य। लिख लीजिएगा आप लोग। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं लिख लीजिए आप लोग। कुछ पदार्थों को जो है कि अंदर से बाहर जाने देती है लेकिन दोबारा, कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर जाने देती है लेकिन दोबारा अंदर से बाहर आने नहीं देती। अन्य पदार्थों को अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर जाने देती है लेकिन बाहर से अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं या अर्ध पारगम्यता बोलते हैं या चयनात्मक पारगम्यता बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भाग में। इसके 3 भाग हैं। गुण को जो है कि, इस गुण को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। इसे जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। इसे जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पाइनोसाइटोसिस, पहला है पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस। दूसरा फैगोसाइटोसिस, बिल्कुल डीपली पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। फैगोसाइटोसिस और तीसरा है एक्सोसाइटोसिस। जहाँ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। एक्सोसाइटोसिस आराम से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। सेल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन कोई बात नहीं, समझते हुए चलेंगे हम, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया इसे, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, पाइनोसाइटोसिस का कार्य क्या होता है? पाइनोसाइटोसिस का कार्य क्या होता है? देखिए, यह क्या करता है? तरल पदार्थ को बाहर से अंदर जाने देता है। क्या करता है? तरल पदार्थ को, जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ को बाहर से अंदर जाने देता है। बाहर से अंदर जाने देता है। बाहर से अंदर जाने देता है।
जाने देता है। और ये फैगोसाइटोसिस क्या करता है, ठोस पदार्थ को बाहर से अंदर जाने देता है। कोजड़े की बाहर से अंदर जाने देता है, ठीक है। और ये हो गया, ये एक्सोसाइटोसिस विभिन्न पदार्थों को अंदर से बाहर भेजता है। ये विभिन्न पदार्थों को अंदर से बाहर भेजता है। अंदर से बाहर भेजता है, अंदर से बाहर जाने देता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इसे 3 भागों में बांटा गया है, पाइलोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तरल पदार्थों को बाहर से अंदर जाने देता है पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है ठोस पदार्थ को बाहर से अंदर जाने देता है। और एक्सोसाइटोसिस जो है विभिन्न पदार्थों को अंदर से बाहर जाने देता है, ठीक है। ठीक है, हम इरेज करें। 1-2 फैक्ट लिख लीजिए आप लोग, 1-2 फैक्ट नोट में लिख लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका लिख लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। किस कोशिका, तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी, माइकोप्लाज्मा। लिख लीजिए आप लोग नोट में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, आज की क्लास में हमने कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में पढ़ा, और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे की कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।